Hello students, these are my education qualifications. हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं ज्योति शर्मा। आज मेरे पास जो हम स्टार्ट करने वाले अपने प्रीवियस ईयर सीरीज नहीं कर रहे, ये उसका कंटिन्यूशन नहीं है। एक्चुअली मेरे पास काफी सारे बच्चों के मैसेज आए थे जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैम कंसेप्ट वाइज आप सारा सिलेबस करवाइए ताकि हम अच्छे से जा सके कर सके उन्हें। तो अभी मैं कंसेप्ट वाइज बना रही हूँ। तो इसमें मैंने मैंक्यू की रीडिंग ली है, बिकॉज हमारे जितने भी अंडर ग्रेजुएट होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द मैंक्यू की रीडिंग ही प्रेफर की जाती है। तो मैंक्यू की रीडिंग में आपके सिलेबस को मैंने जो सिलेबस क्लासीफाई किया वो 6 यूनिट्स में क्लासीफाई है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 6 यूनिट्स को कंटिन्यू करेंगे। आपके पहला जो यूनिट है, लेट मी टेल यू, यूनिट 1 में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन आप ये बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है और पीपीएफ क्या है और 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे यूनिट 1 में ही आते हैं। तो हम पहले उसको करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ यूनिट 1 में हम क्या क्या करने वाले हैं। लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और हमारा पीपीएफ और 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हमारे किसमें पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स। अब हमारी सेकेंड यूनिट है, यूनिट सेकेंड जो है हमारी वो हमारी है डिमांड और सप्लाई। डिमांड एंड क्या लो या सप्लाई इलास्टिसिटीज वगैरह, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटीज। देन मूव टू योर थर्ड रीडिंग। जो थर्ड पार्ट है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कह लो या फिर हाउस होल्ड कह लो। तो कंज्यूमर सरप्लस या हाउस होल्ड, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर कहना तो ज्यादा सही रहेगा कि किस तरीके से वो अपने डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड करते हैं। तो ये सब हमारा कंज्यूमर बिहेवियर में आएगा कि कैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ती है घटती है, कैसे कैसे चीजों से डिमांड हमारी इम्पैक्ट होती है। तो वो सब हमारा किसमें आएगा, कंज्यूमर बिहेवियर में। फोर्थ में जो हमारी यूनिट होती है, फोर्थ में हमारा प्रोडक्शन साइड से होता है, प्रोड्यूसर बिहेवियर या फिर कह सकते हैं फर्म। फिफ्थ में हमारा होता है, फिफ्थ में हमारी परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट कैसे बिहेव करती है, परफेक्ट कंपटीशन। और सिक्स्थ होगा हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट में आपको पता है जो नॉर्मल मार्केट की बात होती है, इम्परफेक्ट में लाइक मोनोपोली, ओलिगोपोली, तो वो सब हमारे किस में आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कंपटीशन की यहाँ पे गलत कर दी मैंने थोड़ी सी, कंपटीशन, और यहाँ पे हो गया परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इस तरीके से आपका सारा सिलेबस 6 यूनिट्स में डिवाइड है, जो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया। अभी जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट, जो कि इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन किससे होगा, इंट्रोडक्शन टू दी इकोनॉमिक्स होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ। सॉरी, देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन, तो उसमें तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है ना। हम इकोनॉमिक्स के बारे में कहते हैं, इकोनॉमिक्स कितनी तरह की होती है और किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स को डिटरमाइन करते हैं, या जो भी फैक्टर है उनके बारे में बात करते हुए। तो लाइक अभी हमें पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो जानने से पहले समझ लेना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, व्हाई डू वी नीड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की जरूरत हमें पड़ती है बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड इन क्वांटिटी है और वो मल्टीपल यूजेस उनके हो सकते हैं। लाइक लिमिटेड क्वांटिटी, जैसे कि आपके पास मनी है, वो आपके पास जो है फिक्स्ड है, वो रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड है या फिर वो ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते।
तो उसी तरीके से एनवायरनमेंट में जो लैंड है वो भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है ना। क्लासिकल थ्योरीज में उसे फिक्स्ड ही माना गया है। और जो हमारी एयर है या फिर जो वाटर है, वो सब जो क्वांटिटीज होती है कहीं ना कहीं वो फिक्स होती है। तो इसीलिए जो हमारे रिसोर्सेज है वो फिक्स है। जंगल हमारे फिक्स हैं, जो कोयले के या कोल रिजर्व्स हैं, वो सब पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, वो सब हमारे फिक्स हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, पहला कंसेप्ट हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, स्कैर्सिटी। जब भी क्वेश्चन राइज हो कि व्हाई डू वी नीड इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत ही क्यों है, तो हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत इसलिए है बिकॉज वी हैड स्कैर्स रिसोर्सिटी। स्कैर्स रिसोर्सिटी, तो स्कैर्सिटी क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय स्कैर्सिटी? Scarcity means limitation of resource। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। वैसे जो मैंक्यू में इसकी डेफिनेशन प्रॉपर दे रखी है, लाइक मैंक्यू में जो डेफिनेशन है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। It means that society has limited resources so that we cannot produce what all desires। मीन्स हम जो भी कोई चाहे हम वो सारी क्वांटिटीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। मार्क दिस पॉइंट, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस एज वेल। हम एक ही रिसोर्स को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज स्कैर्सिटी। आई होप आपको समझ में आ गया। स्कैर्सिटी आप वो भी देख सकते हैं, लाइक आप चाहते हैं आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, है ना, बड़ा सा बंगला हो, बट हमारे पास वो कई बार किन लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता। तो जिनके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें अवेलेबल करने के, तो उनके लिए वो स्कैर्सिटी नहीं रहती। और जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो उनके लिए लिमिटेशन अराइज हो जाती है फॉर देयर डिमांड एज वेल। मैं इस बात को थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूंगी। लाइक हम जितना भी कहते हैं ना पानी को बचाना चाहिए क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा, तो क्यों कहते हैं, बिकॉज जो पीने वाला पानी है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी, वो हमारे जो टोटल ओवरऑल वर्ल्ड का कुछ ही परसेंटेज हमारा पानी पीने योग्य है, तो इसलिए वो क्या है, स्केर्स रिसोर्सेज है। तो वैसे ही हमारे जितने भी रिसोर्सेज होता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बिकॉज पेड़ भी अगर ऐसी लगातार काटते जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो खत्म होने लगेंगे, तो वो स्केर्स रिसोर्सेज है। हमारे जितने भी कोल रिजर्व्स वगैरह वो भी स्केर्स रिसोर्सेज है। तो हमें जो मैं बता रही थी कि व्हाई डू वी नीड इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है ताकि हम रिसोर्सेज को जो कि लिमिटेड है इस तरीके से कंबाइन कर पाए, उनको यूज कर पाए, ताकि हम एक एफिशिएंट और मैक्सिमम प्रोडक्शन पा सके। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो इसको स्टडी करते हुए लेट मी इरेज दीज थिंग्स। सो इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स क्या है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, स्टडी करते हैं इसमें कि हाउ सोसाइटी यूज दियर स्कार्स रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी use their scarce resource। कि कैसे कोई कंट्री अपने स्केयर रिसोर्सेज को यूज करती है, सॉरी स्कार्स
स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करती है, उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी use their scarce resources or allocate their scarce resources to get maximum benefit of production. तो आपने में scarcity पढ़ा, scarcity what is it? is limitation of resources, और economics क्या है? इसी limitation of resources को स्टडी करने के लिए एक ब्रांच है हमारी सोशल साइंस की। तो हमसे क्या कहते हैं, इट इज द branch of social science। ओके, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो हमारी स्कार्सिटी होती है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट देन एन एब्सोल्यूट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट देन एन एब्सोल्यूट वन। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि वाई इट इज नोन एज एन रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आप खुद ही सोचिए, आपके पास एक घर है, ओके, बट किसी और के पास 2 घर हैं या एक बहुत बड़ा बंगलो है, तो उसमें केस में क्या होगा कि आप अपने आप को उससे गरीब मानेंगे, आपको लगेगा कि आपके रिसोर्सेज स्कार्स है, ठीक है। अगर किसी के पास लाइक वाटर शॉर्टेज है, ठीक है, वहां पे पानी नहीं, डेजर्ट एरिया है, पानी की कमी है, तो वहां पे क्या हो गया, आपको पानी की कमी लग रही है, बिकॉज जो अदर रीजन है, रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है, वहां पे शायद बहुत ज्यादा पानी की क्वांटिटी अवेलेबल हो, तो उस केस में क्या है, वो मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि मेरे पास कमी है बिकॉज उनके पास ज्यादा है। तो ये क्या होता है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि पॉवर्टी होता है ना, कि हम खुद गरीब नहीं होते, बट हम दूसरों के साथ कंपेयर करने में गरीब लगने लगते हैं। लाइक अगर मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन से अपने आप को कंपेयर करने लगूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने आप को गरीब मानूंगी, और मुझको लगेगा कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है। एक्चुअली में मेरे पास शायद किसी और से बेटर भी हूँ मैं पोजिशन में। तो इसीलिए स्कैरसिटी जो होती है वो हमारी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होती है कंपेयर टू एन एब्सोल्यूट वन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। कई बार इसको आर्ट्स और साइंस फील्ड से भी वो करता है कंपेयर की, इट इज एन साइंस फील्ड जहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बट नॉर्मली जो हम देखते हैं इसको सोशल साइंस की ब्रांच में देखते हैं। मैं क्यों में ऐसा लिखा हुआ है, बाय अदर जो हम इकोनॉमिक्स देखेंगे तो उनके हिसाब से अलग अलग चीजें चलती हैं। तो अभी हमने इकोनॉमिक्स का किया। इकोनॉमिक्स के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के। जो हमारे 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो काफी वास्ट है, आपको उससे एक ओवरऑल आइडिया पड़ जाएगा कि हम इकोनॉमिक्स का डायमेंशन क्या है और हम किस तरीके से उस अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, और वाई इकोनॉमिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू स्टडी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस 10 इकोनॉमिक्स। सो वी आर गोइंग टू स्टडी 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो कहता है पीपल फेस ट्रेड ऑफ। तो पीपल फेस ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि हमें कुछ भी चीज अगर चाहिए तो उसकी एक कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। अगर हम कुछ भी चीज चाहते हैं, लाइक अगर मेरे पास चॉइस हो कि मैं कहता जॉब कर लूं या इकोनॉमिक स्टडी कर लूं, जैसे कि आप लोग अभी कर रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक स्टडी करना आपके पास एक ही टाइम है, आप उसमें इकोनॉमिक स्टडी भी कर सकते हैं, आप उसमें जॉब भी कर सकते हो। तो आप उस अपने रिसोर्सेज को अगर इनमें से किसी एक को भी चूज करते हो तो आपको दूसरा छोड़ना पड़ता है। तो पीपल फेस ट्रेड ऑफ। तो इकोनॉमिक्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज हमें पीपल्स को जो है या नेचुरल बंदे भी होते हैं नॉर्मल, उन्हें क्या देखना पड़ता है, एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, क्या तो ये क्या तो ये। तो हम जो भी चीज चाहते हैं उसकी एक कॉस्ट होती है जो हमें पे करनी होती है ना। 2 चीजों में से चूज करना पड़ता है। लाइक हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास 10 लेबर है। मैं आपको एक बताती हूँ, फेमस आपने जो लोग पढ़ेंगे अपनी रीडिंग में तो उसमें बताएंगे भी कि गन एंड बटर ट्रेड ऑफ।
तो ये क्यों पढ़ा जा रहा है आपको कि आपके पास 10 लेबर है, ठीक है। उन 10 लेबर्स को आप क्या तो गन प्रोडक्शन में लगा दो या उन 10 लेबर्स को आप बटर प्रोडक्शन में लगा दो। आपके पास रिसोर्सेज फिक्स है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। आपके पास प्रोडक्शन के लिए दो ही चीजें, गन्स क्यों, गन्स फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, है ना, नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत ही होती है ना, नेशनल सिक्योरिटी। और बटर किस लिए होती है, कंज्यूमर गुड्स है ना, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें बटर की जरूरत होती है, कंज्यूमर गुड्स है। तो ये क्या है, ट्रेड ऑफ है कि क्या तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन में लगा दे या फिर अपने रिसोर्सेज को नेशनल सिक्योरिटी प्रोडक्शन में लगा दे। तो इस ट्रेड ऑफ को हमें क्या करना पड़ता है कि क्या तो हम ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, या अगर हम इसे थोड़ा कम करते हैं तो इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो एक ट्रेड ऑफ है ना, एक के बदले दूसरे को थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, पीपल फेस ट्रेड ऑफ, उन्हें एक के बदले दूसरी चीजें कई बार छोड़नी पड़ती हैं। इसी की तरह एक और हमारा वो है कंसेप्ट है जो इसी से रिलेटेड है, उसे आप जरा ध्यान से दीजिएगा, वो है इक्वालिटी एंड एफिशिएंसी। आई एम सॉरी, फर्स्ट वन इज इक्वालिटी एंड सेकंड वन इज एफिशिएंसी। इक्वालिटी क्या कहती है कि सबको बराबर बराबर मिले, है ना। अगर आपके पास 3 पर्सन है तो और आपके पास कुछ अमाउंट पैसे हैं तो आप उन तीनों को बराबर बराबर दे दे, है ना। और एक क्या कहती है, एफिशिएंसी, कि जो उनमें से सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो उसको सारे पैसे मिल जाने चाहिए। लाइक सपोज हम अब एक और डिस्कशन करते हैं कि अगर एक रेस हो और रेस में कुछ पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया तो उसमें एक तो मैं देख लो जितने पार्टिसिपेंट हैं और जितना प्राइस है तो उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो वो क्या हो जाएगी, इक्वालिटी कंसेप्ट, है ना। बट मैं क्या करूँ, उन्हें दौड़ाऊं और दौड़ में जो फर्स्ट आए उसको हाईएस्ट अमाउंट दूं, तो वो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हमारे पास टैक्स भी लगाती है ना। टैक्स में क्या करती है गवर्नमेंट, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे पैसे लेके जिनके पास कम पैसा है उनके ऊपर खर्च करती है, ही करती है ना गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, ये क्या होता है कि पैसा जिनके पास ज्यादा होगा जो कि एफिशिएंट ज्यादा होंगे, है ना, जिनके पास अपनी कला को या अपने आर्ट को या उनका जो नॉलेज है उसे यूज करने का प्रॉपर तरीका पता होगा तो उनके पास एफिशिएंसी होगी। तो एफिशिएंसी के केस में क्या करते हैं, गवर्नमेंट इनसे शेयर लेके क्या करते हैं, इक्वालिटी की तरफ मूव करती है। इक्वालिटी में क्यों, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े रह गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट इक्वालिटी को भी सपोर्ट करती है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है जो हमारी सोसाइटी में होता है कि हम कंप्लीटली एफिशिएंसी के बेस पे अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी नजर आ जाएगी। लाइक कई कई अमीर जगहों पे कुछ बहुत गरीब लोग भी होते हैं क्योंकि उनके पास इतने इनफ रिसोर्सेज नहीं है, तो वो एक अच्छा लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड भी नहीं जी पाते। तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और किस पे लगाती है, जो कि लोग ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो इसमें भी एक ट्रेड ऑफ है, अगर आप इक्वालिटी के साथ चलेंगे, अगर आप सभी लोगों को बराबर इक्विपमेंट दे दें, सारे रिसोर्सेज बराबर बराबर कर दे सोसाइटी में, तो क्या कोई एफिशिएंसी बचेगी, नहीं, क्योंकि जिनके पास रिसोर्सेज हैं भी तो उनके पास इतने कम हो जाएंगे एफिशिएंट लोगों के पास भी कि वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए इक्वालिटी और एफिशिएंसी में हमेशा एक ट्रेड ऑफ रहता है। अगर आप सबको बराबर बराबर बांट देंगे तो जो सबसे ज्यादा अच्छा इंसान है, किसी चीज के हकदार है, उसको वो चीज नहीं मिलेगी। और अगर आप जो ज्यादा हकदार है, लाइक जो रेस में फर्स्ट आया सेकंड आया, उसका जो वही हकदार है ना असली रेस प्राइस के, तो अगर हम एफिशिएंसी के साथ जाएंगे तो बाकी जो कॉम्पिटिटर है उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में भी एक ट्रेड ऑफ रहता है। तो गवर्नमेंट जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो हमेशा इक्वालिटी और एफिशिएंसी को साथ में मेंटेन करके चलती है। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यूनिफॉर्मली अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इस हमने क्या किया,
यहाँ पे इक्वालिटी को कैसे डिफाइन किया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब कोई भी रिवॉर्ड है या फिर हमारी जो सैलरीज है या रिसोर्सेज है, उसी को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कहना चाहते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, किसी को न ज्यादा ना किसी को कम, ठीक है। यूनिफॉर्मली अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी, जितने मेंबर है उनमें सारे रिसोर्सेज, सारे रिवॉर्ड, सारी इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, इक्वालिटी, ठीक है। और एफिशिएंसी किसे कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी गेटिंग द मोस्ट इट कैन फ्रॉम इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज। तो अपने स्कैर्स रिसोर्सेज से वो मैक्सिमम क्या विड्रॉ कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी, जिसमें कि अपने रिसोर्सेज से मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, ये नहीं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक पर्सन पे भी है तो जो ज्यादा इसके लिए कॉम्पिटिटिव है उसी को सारी चीजें मिल जाती है, तो उसमें कहते हैं एफिशिएंसी द प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी गेटिंग मोस्ट इट कैन फ्रॉम इट्स स्कार्स रिसोर्सेस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड प्रिंसिपल की तरफ से। फर्स्ट प्रिंसिपल में बस ये ट्रेड ऑफ ही बताते हैं कि हमें दो में से एक को चूज करना। हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, सेकंड प्रिंसिपल द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। यानी कि किसी भी चीज की कॉस्ट, जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है ना। आप लाइक आप दुकान पे भी गए, तो दुकान पे आप कोई चीज परचेज करेंगे तो उसके लिए अगेंस्ट कुछ पे करेंगे उनको, है ना। तो वो क्या है, उसकी प्राइस है, हम प्राइस क्या देते हैं। तो एक्चुअली में आपने उतनी मनी आपने लूज कर दी ना उस चीज को पाने के लिए, तो वो क्या हो गई, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गई। तो किसी भी चीज को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। यही इकोनॉमिक्स का सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि हर एक चीज के पाने की उसकी अपनी कॉस्ट होती है। मैं ये पहले से राइट डाउन कर देती हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, अदरवाइज आप लोग भी बोर हो जाएंगे ना, इसीलिए। तो हमारा क्या है कि व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप जॉब नहीं कर सकते, और आप जॉब कर रहे हैं तो आप स्टडी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, आपको जॉब को छोड़ना पड़ता है। तो आपकी क्या हो गई, आपको छोड़नी पड़ी ना पढ़ाई के लिए जॉब, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज व्हाट यू गिव अप टू गेट दैट आइटम। आप किसी भी आइटम के अगेंस्ट क्या गिव अप कर देते हैं पाने के लिए, तो वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जॉब करी, जॉब ए, जिसमें आपको 10,000 रुपीज पे मिल रहा है। कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, 10,000 ही क्यों दे रही है मैम, तो चलो $10,000 कर देती हूँ, अब तो खुश हो जाओगे, है ना। तो चलो ये हो गया डॉलर, तो $10,000 मिल रही है। फिर एक जॉब बी है, जॉब बी में आपको $8,000 मिल रही है ना। तो अब आप सोचोगे कि इन दोनों में से कौन सी जॉब करी जाए, तो ऑब्वियस है कि आप इसी वाली को चूज करेंगे क्योंकि ये हाई पे दे रही है ना। तो दिस इज योर चूज्ड वैल्यू, कि आपने इसको चूज आइटम आपका ये हुआ, बट आपने इसके लिए किसे छोड़ा, इसे। तो ये क्या हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कंसेप्ट, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे। सॉरी। तो जॉब भी हमारी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। और एक एग्जांपल कि आपने अगर सोचा कि आप एक बुटीक खोलते हैं, तो बुटीक में पहले आप जो आपकी दुकान थी उसका आपको रेंट मिल रहा था 5,000 रुपीज, बट जब आपने खुद बुटीक खोला तो आपको 35,000 रुपीज आपने पर मंथ उसमें कमा लिया। तो आपको क्या लगेगा कि आपने 35 कमाया, नहीं, वो 5,000 रुपीज जो आपने गिव अप कर दिए, आपका जो रेंट था वो तो आपने 35 है ना, 35,000 आपने कमाए हैं उस बुटीक से।
पर बुटीक के बदले आपको 5,000 रुपये पहले रेंट भी तो मिल रहा था, वो तो आपने छोड़ दिया ना, तो आप उसको भी हटाएंगे। तो एक्चुअली में आपका प्रॉफिट कितना हुआ है? 30,000 का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जब आप किसी चीज को पाने के लिए उससे सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ओके, याद रखिएगा, सेकंड बेस्ट। ऐसा तो यहाँ पे ये भी है कि 6,000 भी मिलते, तो क्या 6,000 पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती? नहीं, तब भी 8 ही होती है, बिकॉज इसमें हम किसे चूज करते हैं? सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अभी आपके लिए बेस्ट क्या है? जॉब ए, तो जॉब ए बेस्ट है। सेकंड बेस्ट क्या है? ये जॉब सी आपके लिए इसके बाद है, तो सेकंड बेस्ट प्राइस को ही हम क्या कहते हैं? सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माना जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। यही हमारा सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि हमें कुछ भी चीज पाने के लिए उसके अगेंस्ट कुछ पे करना होता है, तो दैट इज नोन एज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और नाउ मूव टू दी थर्ड। जो थर्ड पॉइंट इज रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। जो रैशनल पीपल होते हैं वो मार्जिन पे सोचते हैं। अब आप ये सोचोगे कि पहली बात तो ये नहीं पता रैशनल पीपल कौन है ना भाई? आज ही तो पहली बार सुन रहे होंगे कुछ बच्चे, कुछ ने पहले सुन रखा होगा। दूसरा मार्जिन, ये मार्जिन क्या बात कर रहे हैं? तो चलो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल पीपल कौन होते हैं? पीपल हु सिस्टमैटिकली एंड पर्पसफुली डू द बेस्ट दे कैन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। तो रैशनल पीपल उन्हें कहते हैं जो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एकदम बेस्ट और सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, और वो जो बेस्ट कर सकते हैं उतना वो सारे एफर्ट्स लगाते हैं। तो दे डू सिस्टमेटिकली, यानी कि एक तरीके से, पर्पसफुली, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, और द बेस्ट दे कैन टू अचीव, और जो वो बेस्ट अपना कर सकते हैं अचीव करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव को। लाइक आपके पास 10 रुपए है ना, और आपको पेन लेने जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास 10 रुपीज, आप सोचेंगे आइसक्रीम खा लूं, फिर आप सोचेंगे अरे नहीं कोई चॉकलेट खा लूं, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए? आपको एक पेन चाहिए, तो आप क्या करते हैं? पेन ही खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी ऑब्जेक्टिव है ना, और आपने अपने उस पैसे को सिस्टमेटिकली यूज किया और अपने पर्पस को ध्यान में रखा, इसलिए चॉकलेट या आइसक्रीम की तरफ आप घूम नहीं गए। तो इसलिए आपका क्या हो गया कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव किया, तो आप एक रैशनल पीपल हो गए। ठीक है, वैसे ही अब ये बात करते हैं मार्जिन चेंज। मार्जिन चेंज क्या कहता है? अ स्मॉल इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट टू अ प्लान ऑफ एक्शन। सपोज अगर आपने थोड़ा सा भी अपना प्लान चेंज करते हैं, तो जो आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में थोड़ा बहुत भी इंक्रीमेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका मार्जिन। सपोज आपके पास 5 लेबर है ना, 5 लेबर क्या कर रही है? 10 काम कर रही है। फिर आपने एक और छठा लेबर ले आए, तो छठे लेबर ने क्या करा? 13 काम हो गया टोटल, यानी कि छठे लेबर ने कितना प्रोडक्शन कर दिया? 3 यूनिट्स का। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा मार्जिनल चेंज आया है, जो मार्जिनल चेंज आया वो कितने यूनिट का आया है? 3 यूनिट का। तो इसको मैं लिख के दिखाती हूँ। 5 लेबर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, और 6 लेबर इज इक्वल्स टू 13 यूनिट। तो अगर आप मार्जिनल निकालें, आपके पास 5 लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? 10 यूनिट, और 6 लेबर कितना कर रहे हैं? 13 यूनिट का, है ना। तो मार्जिनल क्या आ जाएगा? मार्जिनल आ जाएगा आपका 5 6 माइनस करोगे तो 13 माइनस 10, तो कितना जाएगा? 3 यूनिट। तो आपका 1 लेबर जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उसने मार्जिनल कितना प्रोडक्शन दिया आपका? एक्स्ट्रा 3 यूनिट का। तो वो क्या हो गया? आपका मार्जिनल चेंज हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मार्जिनल चेंज किसे कहते हैं? रैशनल पीपल, जो अपना अच्छा समझ सके, अपना अच्छा कर सके, उन्हें कहते हैं रैशनल पीपल। कुछ लोग होता है कि उन्हें पता है कि उनका दिमाग थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा होता,
कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के उन्हें पता उन्हें पेन चाहिए बट फिर भी ओ आइसक्रीम देखी तो आइसक्रीम खाने निकल गए। तो इससे क्या होता है, वो अपना रैशनली अपने रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में उन्हें रैशनल पीपल नहीं मानते। तो आप, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आज का डिस्कशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा तो उसमें बाकी के 7 डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ये हमारी यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये मैं मैंक्यू की रीडिंग से आपको पढ़ा रही हूँ। अगर बाकी जो 11th क्लास और बीकॉम ऑनर्स या बीएससी इन सब में तो मैंक्यू होती है, बट 11th क्लास में ये मैंक्यू नहीं होती, हमारे इंडियन राइटर ही यूज होता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए नेक्स्ट के लिए अच्छा ही होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपना सपोर्ट दें। कमेंट बॉक्स में कुछ भी चीज अगर ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और हमारी बाकी जो सीरीज चल रही है वो अलग चलती ही रहेंगी, बट अभी मैं थोड़ा कंसेप्ट के थ्रू आपको समझा देती हूँ, बिकॉज बच्चों की डिमांड आई थी ऐसी, तो उसके थ्रू करते हैं। ओके, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। So you can join my Telegram group, link given in the description. Thank you.